तो नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 18 और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं आपको थर्म नंबर 1.4। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेन। एक्चुअली मैंने तय किया है कि जो लेक्चर होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक हिस्से में जब आप एक्सप्लेन भी करते हैं, एक हिस्से में आप जब प्रूफ भी करते हैं, क्योंकि दोनों पार्ट को जब आप एक साथ करते हैं तो लेक्चर का साइज 40 से 45-50 मिनट तक चला जाता है। और 40 से 50 मिनट तक मोबाइल के स्क्रीन को देखना काफ़ी मुश्किल होता है और लगातार देखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो आप प्रूफ को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए दोनों चीजों को एक साथ रखने के बजाय मैंने सोचा क्यों नहीं इसे दो सेपरेट वीडियो में बनाया जाए। हमेशा एक्सप्लेनेशन पहले डाला जाए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर मैंने नहीं डाला या एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी थ्योरम थी, क्या था और क्या प्रूफ किया आपने। फिर वो तो रटने जैसा हो गया, याद रखने जैसा हो गया। पहले आपको पता तो होना चाहिए कि क्या है क्या रहा है। समझ रहे हैं आप बात को, कि आप उत्तर दे रहे हैं, आप प्रूफ लिख रहे हैं, तो किसका प्रूफ लिख रहे हैं? सार क्या है इसका? क्योंकि फाइनली लास्ट में, अंत में, जितना कुछ भी आप किसी बुक को आप पढ़ लीजिए, आज आप तक आप इतने सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं, 14 सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको तो किताबों के नाम तक याद नहीं होंगे कि आपकी कौन सी क्लास में कौन कौन सी किताबें थी। तो क्या याद रहेगा? नहीं रहेगा, रह भी नहीं सकता। क्यों नहीं याद रह सकता? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। लेकिन क्या आप सार भूल गए पढ़ाई का? नहीं, वो सारा सार जितना भी था, 6, 7, 8 जिस क्लास में भी आपने जो पढ़ा, उसका जो निचोड़ निकल सकता था वो आज भी आपके दिमाग में, आपके अंदर है। और उसकी वजह से आप जो आज सोच पा रहे हैं, जो ज्ञान आपके पास है, वो उस सब का निचोड़ ही तो है। तो अच्छी बात है किताबें भूल जाते हैं, कौन किताबें याद रखेगा? किताबें याद रखेंगे तो सोचिए, अगर कोई 15 साल पढ़ रहा है, 18 साल पढ़ रहा है, तो 18 साल तक की किताबें अगर याद रखता है तो दिमाग का कितना बड़ा हिस्सा याद करने में चला जाएगा। इसलिए दिमाग सबसे बढ़िया काम करता है। दिमाग हर चीज का निचोड़ निकालता है, सार निकालता है। जो उसका सार होता है वो रख लेता है, बाकी को छोड़ देता है। आप मूवी देखने जाइए, फिल्म देखिए, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट भी रहेगा। फाइनली जब आप हॉल से बाहर निकलेंगे तो उसका 50 से 60% हिस्सा भूल चुके होंगे। कुछ डायलॉग्स, कुछ गाने, कुछ फिल्म का जो सार था वो थोड़ा बहुत बचेगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप भूलते चले जाएंगे। तो फिर मैंने ये तय कर लिया कि इस बार से हम जो भी थ्योरम करेंगे उसको दो पार्ट में करेंगे। एक तो उसका एक्सप्लेनेशन, उसका सार कि वो कह क्या रहा है। दूसरा है फिर उसको प्रूफ करेंगे कि जो कहा है क्या वो सही है या गलत है, गणित रूप से वो सही है या नहीं है, उसका दूसरा पार्ट है। और वैसे भी आपने मारवाड़ी में भी कहावत है कि फाइनली एक बार जरूर पूछा आपा कि बंटो के को मतलब सार के हो। तो जो सार है वो तो आपने राजस्थान में भरेड़ी है, कहानी भरेड़ी है कि भाई सार ना निकले तो सब बेकार है। कोई का नब्बा बनाया तो क्या बंटो के, अट्ठायो ये ओ करो करो तो बंटो के। तो वो बंटो के जो शब्द है ना वो है सार। तो जब तक सार ना काट लिया, निचोड़ ना काट लिया, तब तक तो आप राजस्थानी भी ही गुन माना। तो सार तो अपन चाहिए, निचोड़ तो अपन चाहिए। के बंटियो वो तो पहली पहुंच चाहिए, तो वो सार काट रहा। तो इस बार मैं जो है तय कर ली कि चाहे क्यों हो जाओ, पूरी चीज समझा कर चलूंगा। क्योंकि जब क्लास में पढ़ाऊंगा तब तो बहुत सारा बच्चा बैठे हुए, कहीं वो भाषा ले लग जाए, कहीं मुंडा खोल बैठ जाए, तो बड़ी विचित्र बात लगे। यहाँ लगे ज्यादा समझाने लग गयो, छोरा ना नींद आ जाएगी, बेहोश हो जाओ। लेकिन अठे अब जोर को फिड़को पंथी आई है। ई फिड़का में ना तो मन थे दिखू ना था ना मैं दिखू। तो फिर अब कमी क्यों रखा? अब तो भाईड़ा जचा समझावा था, निशो समझावा कि RS IS बनकर ही रुको थे। कोई RGS बने, कोई RS बने, कोई IS बने, कोई और कुछ बने, कोई बैंक में लगे, कोई SSC में लगे, कोई बड़ो अधिकारी बने। हम तो बना नहीं छोड़ा। अब तो अब क्यों रिस्क लिया? अब तो जचार पढ़ावा जद मजे आवे। तो अब तो भाईड़ा जोर की चीज अपने हाथ में, इस चीज को आप पूरा इस्तेमाल कर सकते। और वीडियो 2, 3 मतलब बारीक की लेशा एकदम किनोर पकड़ छा, कट्ठू समझणो है, कट्ठू समझाणो है। एकदम की चीज ने भी छोड़नी ही कोनी। मतलब गणित इसी करवा दे कि आ गणित BSc करना के बाद में कोई भी परीक्षा जिका का मायने गणित मांगे, जिका का मायने अब BSc या कॉलेज के गणित मांगे, तो थे बिना रोक टोक थे परीक्षा में उतर सकोगे। थे ना लगे कि ना गणित तो अति गुरु जी करा दी, जोर की करा दी कि अब तो चाहे कोई कंपटीशन उतर जाओ, जिका का मायने मैथ्स मांगे ना, तो मैथ मत तो कोई किंतु परंतु कोई ना दे। यहाँ किसी मैथ बनानी अपन वही अपना टारगेट है। पहले ये बात बताओ, फिर मारो होना नहीं होना वो क्या फर्क है? अमित जी पढ़ाए नहीं पढ़ाए क्या फर्क? फर्क तो ही होना चाहिए ना। मारो होना को मतलब, अगर मैं शिक्षक हूँ, अगर मैं टीचर हूँ, तो उसका मतलब यही निकलता है कि कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट पहुंचे, मेरा हर स्टूडेंट किसी ना किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचे। मेरा कोई अच्छा, हर स्टूडेंट एक बड़ा बिजनेसमैन हो, मेरा हर एक स्टूडेंट RGS हो, हर स्टूडेंट RS हो, हर स्टूडेंट एक IS हो, हर स्टूडेंट एक बैंक अधिकारी हो, हर स्टूडेंट एक SSC अधिकारी हो,
हर स्टूडेंट किसी न किसी सेवा दे रहा हो, समाज का किसी न किसी तरीके से भला कर रहा हो, ये सुनिश्चित तो मुझे ही करना होगा। और ये सुनिश्चित, अच्छा ये जिम्मेवारी मेरी है, ये जिम्मेवारी बच्चों की नहीं है, स्टूडेंट की नहीं है, जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं शिक्षक हूँ। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को सही रास्ता दिखाया जाए, उन्हें सही जगह तक पहुंचाए। बच्चे तो अनजान है, अनभिज्ञ है, इनको थोड़ी पता है, आप लोगों को थोड़ी पता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरी पूरी संपूर्ण जिम्मेवारी मेरी है। अगर कोई स्टूडेंट अगर यहाँ से फेल होता है, कोई स्टूडेंट अगर अपने जीवन में फेल होता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी जिम्मेवारी उस टीचर की है, उस टीचर की असफलता है, उन अध्यापकों की असफलता है जिन्होंने सही दिशा न दे पाई। और मैं ऐसा टीचर नहीं बनना चाहता, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर बच्चा सफल हो, हर बच्चा सफल हो मेरा। इसलिए जरूरी है कि मैं हर चीज को ईमानदारी के साथ करूँ। इसलिए बढ़िया अच्छा तरीका मिल गया अपने को ऑनलाइन। तो अपन ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन स्टार्ट हो भी जाती है तो अपन ऑफलाइन भी चलते रहेंगे और ऑनलाइन भी चलते रहेंगे, क्योंकि डिटेल्स लेनी है अपने को। एक वीडियो डाल दो भाई, जिसको डिटेल नहीं चाहिए वो स्किप करते आगे बढ़ जाए वीडियो को, और जिसको डिटेल चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं है ना, कोई तो चाहता ही है, कोई तो आईएएस के हिसाब से पढ़ना चाहता है, कोई इसी मैथ्स को आईएएस के हिसाब से पढ़ना चाहता है, कोई नेट के हिसाब से पढ़ना चाहता है, कोई सेकंड ग्रेड के हिसाब से पढ़ना चाहता है, कोई फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से पढ़ना चाहता है। तो भाई मैं तो अच्छी खासी बारीकियों तक चलूंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। अब आपकी मर्जी, आपको कैसे पढ़ना है वो आप इसमें से चूज कर लेना, वीडियो में से स्पीड बढ़ा के देख लेना या आगे स्किप करके देख लेना, जो आपको ठीक लगे। और बारीकी से देखना तो बारीकी से देख लेना। मैं तो अपना काम ईमानदारी से करूंगा। तो वो है भाई सार, आप सार तो यू है। अब थे परमे को सार और देख लो। तो लेक्चर है 18, परमे नंबर 1.4 जो है वो ये कहती है कि अगर कोई वलय तत्सम की वलय है, ये देखिए ये लाइन, तत्सम की वलय कौन सी होती है? ऐसी वलय जो वलय भी होती है प्लस उसके पास गुणन संक्रिया जो है उसका तत्समक भी होता है। गुणन संक्रिया का तत्समक उसके पास विद्यमान हो, जिसे हम संकेतात्मक रूप से, संकेत की भाषा में जिसे वन कहते हैं, वो उसके पास विद्यमान, ऐसी वलय को तत्समकी वलय कहते हैं। हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? याद है तत्समकी वलय? तत्समकी वलय रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी, ये देखिए, जिसके पास यूनिटी हो, यूनिटी मतलब यूनिट एलिमेंट हो, यूनिट एलिमेंट मतलब तत्समक, गुणन तत्समक, जिसके पास गुणन तत्समक हो। गुणन का मतलब क्या है? द्वितीय संक्रिया, जो दूसरी संक्रिया है, सेकंड वाली संक्रिया, उस संक्रिया के लिए, दूसरी वाली संक्रिया के लिए आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिससे वो संक्रिया कराने पर किसी भी एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है गुणन तत्समक। तो जिसका वलय भी है गुणन तत्समक भी। अब आगे ये क्या कहता है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? चलिए, उसके बाद आता है एक को। भाई ये नया नाम क्या है? बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन वाचक है, ये नाम तो हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे आगे। तो पहले इस वर्ड को पकड़ लेते हैं कि ये है क्या, इसको पढ़ के वापस आते हैं, फिर वापस थोड़ा हमको आगे स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन। चलिए, ये देखिए एक किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। यूनिट क्या है? परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर परिभाषा है, बड़ी गजब परिभाषा है। क्या कहता है? मान लीजिए एक वलय है आर, ये तत्समकी वलय है। फिर मैं चित्र बनाता चल जाता हूँ, क्योंकि चित्र बिना तो मजा ही क्या है ना, चित्र से ही तो सारी बातें समझ में आती है। चलिए चित्र बनाता हूँ। तो क्या कह रहा है? एक तत्समकी वलय है, ये जो आर है ये तत्समकी वलय, तत्समकी वलय आर तत्समकी वलय है। तत्समकी वलय इसका मतलब इसमें जो भी एलिमेंट होंगे, उन सारे एलिमेंट में से, जितने भी एलिमेंट यहाँ होंगे, जो भी एलिमेंट यहाँ होंगे, उन एलिमेंट में से एक एलिमेंट वन होगा, जिसका नाम वन होगा, है ना? क्योंकि तत्समकी वलय है, तत्समकी वलय है, तो इनमें से जो भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है, इन एलिमेंटों में से एक एलिमेंट खास होगा, एक एलिमेंट होगा जिसका नाम क्या होगा? वन होगा। याद देखिए, तत्समकी वलय है, तत्समकी वलय में एक एलिमेंट जो है वो वन हो, नाम दे दे, ये कह देते ये वन है। हो गया, वलय तो है ही, याद है, वलय वाली सारी शर्तें तो ये गोला पूरी करेगा ही करेगा, प्लस तत्समकी अवयव यानी तत्समक अवयव भी इसके पास है। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे, तथा एक उसकी दूसरी संक्रिया का तत्समक अवयव, ये लिखा हुआ भी है कि जिस तत्समक अवयव जिसे बोल रहे हो वो एक है, जिसका नाम एक है। ठीक है, आगे कोई अवयव ए, कहां से लिया गया? देखिए ये लाइन को देखिए, ए बिलोंग्स टू आर, इस वलय में से कोई एक एलिमेंट लिया गया ए, मान लीजिए ये ले लिया, ये है ए, ये एकक अवयव कहलाता है, ये एकक अवयव कहलाता है। यदि, यदि भी आ जाइए, मैंने कहा था ना बारिश होगी तो छाता लेके निकलूंगा, तो ये एकक कहलाएगा,
कब? जब अब इस शर्त को पूरी करेगा, ये वाली जो शर्त है इससे जब पूरी करेगा तो ये एकक अवयव कहलाएगा। तो जैसे महान कहलाएगा अगर गोली खाएगा, तो महान कहलाने के लिए पहले क्या खानी पड़ेगी? गोली। तो जब तक गोली नहीं खाएगा तब तक महान नहीं कहलाएगा। तो पकड़ो कहानी। इसमें भी एकक अवयव है, एकक अवयव कहलाएगा, एकक अवयव कहलाएगा कब? जब वो ये सेकंड वाली शर्त को पूरी कर जाएगा। अगर ये पूरी कर गया तो वो एकक है, नहीं कर पाया तो नहीं है। तो चलिए, तो ए एकक है या नहीं है, उसके लिए उसे एक शर्त को पूरा करना होगा। क्या? क्या वलय आर के पास कोई अवयव बी है? ये जो सारे अवयव है, क्या इन अवयव में से खुद ही हो जाए? कोई मना नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा ये बराबर नहीं है बी के, ऐसा कहा कि बी चाहे कोई भी हो, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे। क्या कोई इन एलिमेंट में से कोई एलिमेंट ऐसा है? क्या इन एलिमेंट में से कोई एलिमेंट ऐसा है, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, चाहे कोई और हो, इन आर में से ही कोई एलिमेंट होना चाहिए? क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका नाम हम बी रखेंगे, चाहे वो ए ही क्यों ना हो? जब मैं ए और बी की संक्रिया करवाऊं, गुणन संक्रिया करवाऊं, तो वापस क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। ए और बी जब संक्रिया करें तो 1 मिल जाए, चाहे ए चाहे। आगे कहानी समझ में आपको? पकड़ रहे हो कहानी? इसका मतलब है कि वलय आर के अंदर वो अवयव एकक कहलाता है जिसके पास अपना एक जोड़ा है, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, चाहे कोई और हो, लेकिन वलय के पास ही होना चाहिए। वलय आर के पास प्रत्येक अवयव, जो अवयव उसके पास है, क्या कोई ऐसा अवयव है? क्या कोई ऐसा अवयव ए है जिसका जोड़ा आर के पास ऐसा है जिससे जब वो संक्रिया करेगा तो गुणन संक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? एक बनाएगा। अब सोचो, अगर वलय के तत्व की वलय ना होती तो एक ही नहीं होता। एक नहीं होता तो अपन कैसे कह सकते थे ए और बी एक बनाए? एक तो है ही नहीं, होता कहां से? इसलिए किसी भी एकक अवयव किसी वलय में नहीं होता, तत्सम की वलय होना जरूरी है। क्योंकि तत्सम नहीं हुआ तो फिर एकक की परिभाषा ही बेकार है। क्योंकि एकक की परिभाषा में क्या कहा गया है कि भाई कोई ई गोला का मायने एक एलिमेंट ए एकक कहलासी। कब? जब ई गोला का मायने कोई एक और एलिमेंट है, चाहे वो सागी हो चाहे कोई और हो, बी, जब दोनों संक्रिया करसी, गुणन करवासी, तो ये एक बना होगा। तो इसको मतलब वलय के पास एक होना चाहिए, और वलय के पास एक होना चाहिए तो तत्सम की वलय होगी। फिर तो पकड़ मागी कहानी। तो ए बी बराबर एक, बी ए बराबर एक। अगर ऐसा हुआ तो ए तत्सम कहलाएगा। अच्छा सोचो, फिर जब ए तत्सम कहलाएगा, जब भाई बी की बारी आएगी तब तो बी के लिए ए होगा नहीं होगा? तो बी ए से संक्रिया कर रहा है, एक बना रहा है, तो ए भी एकक हुआ और बी भी एकक हुआ। सोचो भाई, ए की बारी आई, बी मिल गया, जब बी की बारी आई बी को कौन मिल जाएगा? ए। तो इसका मतलब है कि एक ए भी तत्समक है और बी भी तत्समक है। अच्छा, जिसका जोड़ा नहीं है वो एकक अवयव नहीं है। सपोज करो जैसे ये है बेचारा, वो गरीब आदमी, सोचो ये गरीब आदमी में कोई जोड़ो को नहीं मिले, जो इसे संक्रिया करके एक बनावे, तो वो गरीब आदमी एकक को। एकक क्यों? क्योंकि भाई साहब को कोई जोड़ो ही को नहीं, मिल ही को नहीं, कोई यार कमाए। समझ गया? तो इसका मतलब है कि सारे अवयव एकक अवयव नहीं होते, सारे अवयव एकक अवयव नहीं होते। समझ गए बात आप? तो इसका मतलब है, दोबारा से एक क्लियर भाषा में समझाऊं, सरल भाषा में, तो वलय आर का कोई अवयव अपने लिए एक जोड़ा अगर उसमें ढूंढ लेता है, चाहे वो अपना जोड़ा अपने साथ ही बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जोड़ा बना ले, लेकिन जब संक्रिया करे तो क्या लाना चाहिए? एक आना चाहिए। गुणन संक्रिया करे तो एक आना चाहिए। अगर एक आ रहा है तो वो अवयव एकक अवयव कहलाता है। जिसके पास भी अपना गुणन वाला जोड़ा है वो एकक अवयव कहलाता है। कहानी पकड़ में आ गई? सिंपल बात है, इसे एकक कहते हैं। अब क्या वलय के सारे अवयव एकक होते हैं? तो भाई मैं दिखा देता हूँ, एक तो नहीं होता, एक तो गारंटी है, सारे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि अगर ये वलय है तो इसके पास एक एलिमेंट जीरो जरूर होगा, एक एलिमेंट जीरो जरूर होगा। सुनियो ध्यान से, जोर की बात है, बात जीरो जरूर होगा क्योंकि वलय है। वलय के पास योज्य तत्समक होता है। ये जीरो कौन है? योज्य तत्समक। और योज्य तत्समक के लिए हमारी सबसे पहली थ्योरम 1.1 ये कहती है, 1.1 ये कहती है कि ए जीरो, जीरो ए बराबर जीरो। इसका मतलब जीरो के साथ किसी भी एलिमेंट को संक्रिया करा लो, आएगा तो जीरो ही। इसका मतलब कभी वन आ ही नहीं सकता। इसका मतलब जीरो के लिए वलय के पास कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। जीरो के लिए, इस जीरो के लिए वलय में कोई और एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो जीरो से संक्रिया करके क्या बना दे? वन बना दे। क्यों? क्योंकि ये परमे 1.1 का ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि वलय के जो तत्समक अवयव, जो योज्य तत्समक है, उसके साथ कोई भी एलिमेंट, वलय का सारे एलिमेंट ले लो वन बाय वन, कोई भी एलिमेंट जो वलय का अवयव होगा वो अगर जीरो के साथ गुणन संक्रिया करेगा तो जीरो ही बनाएगा, कभी एक बना ही नहीं सकता, कोई नहीं बना सकता। जीरो को कोई भी संक्रिया करके, गुणन संक्रिया करके
एक नहीं बना सकता, क्योंकि एक छोड़ो कुछ और भी नहीं बना सकता, वो हमेशा जीरो ही बनेगा। ए चाहे जो रख लो, समझ लो। ये लो भाई पूरी वलय और ये जीरो ले लो, बराबर जीरो आएगा। जो मन में आए वलय का अवयव यहाँ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर हमेशा जीरो ही आएगा। इसका मतलब कभी वन ला ही नहीं सकता, इसका मतलब जीरो का जोड़ा कभी होगा ही नहीं, होगा नहीं तो जीरो कभी एकक नहीं होगा। तो देखो मिल गया ना, ये भाई एकक नहीं है, एकक नहीं है, समझ गए? तो मिल गया। इसका मतलब एक बात और निकल गई कि कि पूरी वलय जो होती है उसके सारे अवयव एकक अवयव नहीं होते, हो भी नहीं सकते, कभी कभी भी नहीं हो सकते, चाहे वलय कोई बना लो। क्यों? क्योंकि एक तो बैठ हुई है, एक मांग तोड़ो तो बैठ हुई है, जिसका नाम है जीरो। और परमे नंबर 1.1 के ए पार्ट के अनुसार इस एलिमेंट का कोई प्रतिलोम, क्योंकि यहाँ प्रतिलोम वाली बात है, एक बी बराबर एक, यानी ए को बी के साथ एक जोड़ा मिलना चाहिए जो संक्रिया करके एक बना ले। तो एक जीरो के लिए कोई अवयव हो ही नहीं सकता जोड़ा बनने के लिए तैयार जो उसे एक बना सके। अतः जीरो का प्रतिलोम कभी होगा ही नहीं, जीरो का कोई जोड़ा बनेगा ही नहीं, और नहीं बनेगा इसका मतलब है कि फाइनली एक अवयव नहीं हो सकता। तो वलय के सारे अवयव बचे हुए जीरो को छोड़कर सारे अवयव एक हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा वलय एकक नहीं हो सकता। ये कन्फर्म होगी बात, ये बात मेरे समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं वापस थ्योरम से। अब थ्योरम की कहानी सुनो क्या कहते हैं। थ्योरम कह रहा है कि एक तत्सम की वलय है, वलय ले ली भाई, ये वलय है, तत्सम की वलय है, ठीक है। उसके बाद में ये कहता है कि तत्सम की वलय जो है उसके जो एकक है, जो जो अवयव एकक है उनको उठा लो, उनका एक समुच्चय बना लो। वलय में जाओ, ध्यान से सुनो, वलय में जाओ और जिन अवयवों के जोड़े बनते हैं इस तरीके से कि संक्रिया करके एक बनाए, जिनके जोड़े बनते हैं उन सारे अवयवों को अलग डाल लो, अलग निकाल लो और निकाल कर एक समुच्चय बना लो। अब जब आप समुच्चय बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि वह गुणात्मक ग्रुप है। जब गुणात्मक कौन भाई? गुणात्मक मतलब ये द्वितीय संक्रिया, ये जो वलय वाली जो दूसरी संक्रिया है, गुणा जिसे गुणा कहते हो आप, वो संक्रिया ले लो और ये समुच्चय ले लो। इस समुच्चय का नाम सपोज करो मैंने ए रख लिया, सारे एकक मैंने ए में डाल लिए, ए ले लिया। तो ये जो ए है और ये जो गुणन संक्रिया है, अगर इन दोनों को ले लिया जाए तो ये अपने आप में एक ग्रुप बना है। और ग्रुप होगा मतलब यह समुच्चय और यह संक्रिया नंबर एक संवर्त की शर्त को पूरा करेगी, क्लोज होगी, साचर्यता को पूरा करेगी, इसके पास अपना तत्सम का अवयव होगा, इसके पास हर अवयव का प्रतिलोम। समझिए, ये थ्योरम। तो ये कहानी है सारी कि कोई भी तत्सम की वलय, चित्र को सोचो, आंखें बंद कर लो, दिमाग में जाने दो कहानी को। एक तत्सम की वलय के जो भी अवयव एकक है, जो अवयव एकक है उनको बाहर निकाल लो, एक बार बाहर निकाल के एक अलग समुच्चय बना लो जिसका नाम ए रख दिया गया। अब वो जो वलय की जो गुणन संक्रिया थी, वो जो दूसरी वाली संक्रिया थी, वो संक्रिया ले लो और ये एककों वाला समुच्चय ले लो। इन दोनों को एक साथ रखो, चेक करो कि क्या ये ग्रुप है, तो जवाब आएगा कि हाँ ये ग्रुप है। मतलब यह समुच्चय यह संक्रिया दोनों मिलके संवर्त, साचर्य, तत्समक और प्रतिलोम चारों शर्तों को पूरा करेंगे, अतः ये अपने आप में ग्रुप। चलिए मैं चित्र से और समझाता हूँ उसको आप, ताकि पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपकी वलय, और सिर्फ वलय नहीं, तत्सम की वलय। इन सारे अवयवों में से जो भी इसके पास होंगे उनमें से एक एलिमेंट वन होगा। यहाँ तक भी क्लियर है आपको? ठीक है। अब जिसकी कहानी हम शुरू कर रहे हैं वो है कि हमारे पास इन सारे समुच्चयों में, ये जो समुच्चय है इसके जो सारे अवयव है उनमें से जो अवयव एकक अवयव है उन्हें एक और समुच्चय में डालने वाले, एक समुच्चय और बनाने वाले जिसका नाम रखने वाले हैं ए। तो वन बाय वन करेंगे, एक एक पे जाएंगे, बात करेंगे। पहले इस पे जाके बात की, क्या भाई तेरा जोड़ा है, यहाँ पे कोई है जिससे संक्रिया करके तू वन बना सकता है? अगर जवाब आता है हाँ, हाँ है तो भाई तू यहाँ आ, अगर ये है तो तू आ जा। अब सोचो अगर ये आ गया, ये क्यों आया? क्योंकि ये एकक है, एकक है तो कोई और भाई भी रहा होगा जिसके साथ इसे संक्रिया करके वन बनाया होगा। तो इसका एकक अगर ये है तो इसका एकक ये भी हुआ, तो फिर ये भी एकक हुआ, ये भी एकक हुआ, तो तू भी आ जा, तो दोनों आ गए। अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग देखो, ये जो वन है, वन जो है वो एकक है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि तत्सम की परिभाषा क्या कहती है? ए संक्रिया ए गुणन वन बराबर ए, और वन गुणन ए बराबर ए, ये होता है, ये होता है। अब सपोज कीजिए यदि मैं ए बराबर वन ले लूं, यदि मैं ए बराबर वन ले लूं, तब क्या होगा? वन इंटू वन बराबर क्या आएगा? वन, क्योंकि ए की जगह वन बराबर वन इंटू वन। तो वन वन से गुणा करके क्या बनाता है? वन बनाता है। तो एक का जोड़ा एक के साथ ही हो गया क्योंकि दोनों मिलके एक बना रहे हैं। तो फिर इसका मतलब एक जो है
वो एकक अवयव है, तो भाई मिल गया एकक अवयव। ये भी एकक अवयव है, ये भी यहाँ पहुंच जाए। तो जो जो अवयव है, लेकिन इनमें से भी मैंने याद दिलाया, कहा था कि सारे नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो मांगतोड़ है ही वो जीरो। इको प्रतिलोम को नहीं, इको कोई जोड़ो को नहीं, तो अठेरी। तो हो सकता है बाकी सारे यहाँ पहुंच जाए, बाकी सारे ना भी पहुंचे, लेकिन कंसेप्ट को समझो कि जिन जिन अवयवों के जोड़े बन रहे हैं, जो जो एकक अवयव है, वो सारे कहाँ पहुंच गए, ए में पहुंच गए। अब ए में पहुंचने के बाद अगला काम होगा एक संक्रिया लेना। तो ये जो गुणा वाली संक्रिया है, ये संक्रिया इसको देती है कि भाई ये तो रख। अब अब बात है कि अब परमेय ये कहती है कि भाई ये जो समुच्चय बना है, अगर आप इसे वन बाय वन चेक करो, वन बाय वन मतलब आप समवर्ट चेक करो, आप ये चेक करो कि इस समुच्चय में जो भी अवयव है उनकी गुणा करा के देखोगे तो आप इसी समुच्चय में वापस आ जाओगे। नंबर एक बात ये काम करेगी। नंबर दो, साहचर्यता इस पे काम करेगी, साहचर्यता काम करेगी, इसका मतलब ब्रैकेट आप अपनी मर्जी से लगा पाएंगे। ए गुणन इसमें से जो भी एलिमेंट होंगे उनको ए गुणन बी करा के फिर सी के साथ गुणा कराओ, या बी सी करा के फिर ए के साथ कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, इसके पास तत्समक अवयव होगा, मतलब ऐसा अवयव होगा जिससे गुणन कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो दिख रहा है, देखो ये रहा वन, और वन है क्योंकि यहाँ से जो एलिमेंट ले रहे हो, यहाँ से जो एलिमेंट यहाँ आएंगे तो वन भी यहाँ आ रहा है, क्योंकि वन भी एकक है। तो वन किसी से भी गुणा कराएगा, संक्रिया गुणा वाली है, वही संक्रिया जो यहाँ थी वही संक्रिया यहाँ आ रही है, तो करा तो गुण नहीं रहे हो, और गुण नहीं करवा रहे हो तो क्या होगा, ए इंटू वन ए आएगा। तो तत्समक अवयव दिख रहा है साहब, यहाँ आ गया हमारे पास, कोई डाउट ही नहीं। डाउट तो चारों में ही नहीं है भाई, तत्व में ये निकल के आएगा, ग्रुप बनेगा, क्योंकि परमेय कह रही है, झूठ थोड़ी कहेगी। और फिर प्रतिलोम अवयव, जितने भी अवयव होंगे सबके प्रतिलोम इसके अंदर विद्यमान होंगे, सबके, और चारों शर्तें पूरी करेगा, यानी एक ग्रुप। ये पूरी थ्योरम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी कि हम क्या करने वाले हैं, है ना। आपको ये बेसिक बातें समझ में आ गई होगी कि हम करने वाले क्या हैं। तो अब इसमें अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज लगती है कि जो आपको नहीं समझ में आई है, तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि जो मैं इसका प्रूफ करूंगा तब ये सब बातें जब जो बोला है मैंने, जो शब्दों में कहा है, उन्हीं शब्द को गणित रूप में लिखूंगा। इन सारी बातें ही रहनी है। देखो, आप किस भाषा में बात कर लीजिए, मूल भावना थोड़ी बदल जाती, मूल भावना तो वही रहती है। तो अब इसी चीजों को, बस ये मैंने शब्दावली का इस्तेमाल किया, हिंदी भाषा में शब्दों में बोला है, अब मैं इन्हीं सब भाषाओं को गणितीय भाषा में लिखूंगा, बस इतना ही फर्क होगा। जब प्रूफ में लिखूंगा तो गणित का जो तरीका है लिखने का, उस तरीके से मैं इनको पिरोऊंगा, इस तरीके से मैं इनको लिखूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं प्रूफ के टाइम पे जब प्रूफ कराऊं तो मैं आपको ये सारी चीजें बता के चलूँ। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी अगला लेक्चर में देखिएगा प्रूफ आप।